हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्पिटेंट सेल्स के बारे में और कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम एक बार ब्रीफ रिव्यू देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है। हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था कि हमारे पास एक डिज़ायर्ड जीन प्रेजेंट है, उसके साथ हम एक वेक्टर लेते हैं और इन दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ कट करते हैं। उसके बाद एंड्स जनरेट होते हैं और फाइनली हम इन दोनों को लाइगेट करते हैं और लाइगेट करने के बाद हमें एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल जाता है। यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। ओके, पिछले कुछ वीडियोस में हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल मिला है उसको हम एक होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे और उस होस्ट सेल के अंदर इसका नंबर इंक्रीज करेगा। ये जैसे ही रेप्लिकेट करेगा, नंबर इंक्रीज होने के बाद ये जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करेंगे, हमारा डिज़ायर्ड जीन जो है उसमें से ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन का सिंथेसिस होने लगेगा जो कि डिज़ायर्ड प्रोटीन होगा। प्रोटीन के अलावा अगर हम कोई भी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के बारे में बात करें, कोई एंजाइम का प्रोडक्शन हो रहा हो या फिर कोई भी डिज़ायर्ड जीन प्रोडक्ट जो भी हो, उसका सिंथेसिस होने लगेगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको किस तरह से होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी अगर सेल प्रेजेंट हो तो फिर क्या वो फॉरेन डीएनए को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर सकता है अपने सेल के अंदर। तो क्या होता है, जनरली ये जो डीएनए होते हैं ये हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप के होने की वजह से ये डीएनए मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक हो जाते हैं और इन्हें वाटर लविंग भी बोला जाता है। तो जैसे ही अगर ये वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स हैं, हम जानते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है सेल का वो लिपिड बाइलेयर से बना हुआ होता है और जो लिपिड्स होते हैं वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। तो ये कभी भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को अपने अंदर अलाउ नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना है। अगर हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इसको जाना पड़ेगा। तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड का बना हुआ है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये इसको अलाउ नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्या करें जिसके वजह से कि ये जो होस्ट सेल है ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर आने के लिए अलाउ कर दे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो होस्ट सेल्स हैं इनको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ता है। कॉम्पिटेंट बनाने के बाद ये क्या हो जाएंगे, ये अलाउ करने लगेंगे बाहर से जो फॉरेन डीएनए मटेरियल, फॉरेन जेनेटिक मटेरियल है इसको अपने अंदर आने के लिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो सेल को कॉम्पिटेंट बनाते हैं। 4 स्टेप्स होते हैं बेसिकली कोई भी होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें होस्ट सेल को ट्रीटमेंट देना होता है, उसको ट्रीट करना होता है एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवैलेंट कैटायन के साथ। जनरली ये कैल्शियम आयन लिया जाता है। हम जानते हैं कैल्शियम के पास +2 चार्ज होता है, ये डाइवैलेंट कैटायन होता है। तो जनरली कैल्शियम का ही एक सॉल्यूशन लिया जाता है, एक सॉल्ट लिया जाता है, जैसे कि CaCl2 हो गया या फिर कैल्शियम फॉस्फेट हो गया। ये मीडियम्स यूज़ किए जाते हैं, इसमें हमें होस्ट सेल को रखना होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है, उस मिक्सचर में हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ऐड करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, उस मिक्सचर में जहाँ पे कि हमारा होस्ट सेल्स प्रेजेंट है प्लस रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है उसको हीट शॉक देना होता है, मतलब हीट करना होता है उस मिक्सचर को 42 डिग्री सेल्सियस में। और नेक्स्ट हमें उस मिक्सचर को आइस में प्लेस करना होता है। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट बनाने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र करने का, राइट। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम होस्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस केस में हम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसके लिए हम वेक्टर यूज़ कर रहे हैं, राइट। कभी कभी क्या होता है, हम वेक्टर लेस जीन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, जिसके बारे में कि हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ओके,
तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो चारों स्टेप्स के बारे में हमने देखा ये किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। तो पहला स्टेप जो है हमने देखा कि जो होस्ट सेल्स होते हैं उसको हम कैल्शियम क्लोराइड के मीडियम में इंक्यूबेट कर रहे थे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मान लेते हैं ये होस्ट सेल्स प्रेजेंट है, इसमें हमने क्या किया, कैल्शियम क्लोराइड इंक्लूड किया, कैल्शियम क्लोराइड का मीडियम इसमें डाल दिया। अब कैल्शियम क्लोराइड जब ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास क्या आता है, एक कैल्शियम आयन आता है और 2 मॉलिक्यूल आएगा क्लोराइड आयन का, राइट। तो ये जो कैल्शियम आयन्स होते हैं ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन का जो परमिएबिलिटी है उसको ये इंक्रीज कर देते हैं। तो अब हमने इस मिक्सचर में जब कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया तो ये इसका जो सेल मेम्ब्रेन है ये होस्ट सेल्स का, इनका परमिएबिलिटी इंक्रीज हो चुका है। अगर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो चुका है तो बाहर एनवायरनमेंट में जो भी जेनेटिक मटेरियल्स प्रेजेंट होगा ये इसको इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे। ये था हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या था, जो भी हमें मिल गया है अभी, ओके, जो होस्ट सेल हमें मिला है, जो अभी इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एफिशिएंसी इंक्रीज हो चुका है, अब हमें क्या करना है, इन सेल्स को रिकम्बिनेंट डीएनए से ट्रीट करना है। मतलब अभी इसमें हमें डालना है आरडीएनए, ओके। इसमें आरडीएनए डालने के बाद क्या होगा, इनका एफिशिएंसी इंक्रीज हो चुका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है ये इजीली यहाँ पे एंटर करेंगे, राइट। इसके बाद थर्ड स्टेप हमने क्या देखा था, हीट शॉक दे रहे थे हम लोग। हीट शॉक का मतलब क्या है, ये जो मिक्सचर है इसको हम हीट करेंगे। हीट 42 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। जैसे ही हम इसको 42 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करेंगे तब क्या होगा, ये जो फॉरेन डीएनएज और रिकम्बिनेंट डीएनएज जो यहाँ पे प्रेजेंट था, ओके, जो सेल सरफेस पे प्रेजेंट था ये अंदर चला जाएगा, ये होस्ट सेल्स के अंदर चले जाएंगे। और जैसे ही ये होस्ट सेल के अंदर चला गया, फाइनली हम इनको क्या कर रहे हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कोल्ड ट्रीटमेंट का मतलब इनको आइस पे हम इंक्यूबेट कर रहे हैं। जैसे ही हम इनको आइस पे इंक्यूबेट करेंगे ये यहाँ पे फ्रीज हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, प्लस इनका जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये रिटेन हो जाएगा, जैसा पहले था वैसा का वैसा सेल हो जाएगा। तो ये स्टेप्स होते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए को किसी सेल के अंदर लेके जाने का। जब होस्ट सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो होस्ट सेल 2 तरह के हो सकते हैं, ओके। आइदर वो यूकैरियोटिक हो सकते हैं या फिर वो प्रोकैरियोटिक होस्ट सेल्स हो सकते हैं। तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के बारे में अगर बात करें तो जनरली हम ई कोली सेल को लेते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स आइदर ये प्लांट सेल्स हो सकते हैं या फिर ये एनिमल सेल्स हो सकते हैं या फिर कभी कभी ये फंगल सेल्स भी होते हैं। फंगल सेल्स में जनरली ईस्ट को लिया जाता है। हमने यहाँ पे देखा कि जो कैल्शियम क्लोराइड का कैल्शियम आयंस था वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा था, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुँचने के लिए सेल वॉल को ब्रेक करना होगा जो कि ई कोली, प्लांट और फंगी में पाया जाएगा। तो अगर हम इन सेल्स को एज ए होस्ट सेल यूज़ करते हैं तब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले होस्ट सेल को इंक्यूबेट करना होता है एंजाइम्स के साथ, और ये एंजाइम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका जो सेल वॉल है इसको डिग्रेड कर देंगे, ओके। और सेल वॉल डिग्रेड करने के बाद जो हमें मिलेगा पार्ट उसको बोला जाता है प्रोटोप्लास्ट। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट है, अब इस प्रोटोप्लास्ट में हम कैल्शियम क्लोराइड को इंसर्ट कर देंगे। ये स्टेप कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, ऐसे होस्ट सेल्स में जो कि सेल वॉल कैरी करता हो, ओके। तो ये तो हमने देखा कि जो वेक्टर होता है उसका यूज़ करके हम किस तरह से एक फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन हमारे पास और भी कई सारे मेथड्स होते हैं जो कि बिना वेक्टर के भी जो फॉरेन जीन है या फिर जो डिज़ायर्ड जीन है उसको होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारा एक ही मोटो है कि हमारे पास जो डिज़ायर्ड जीन है वो किसी भी तरह होस्ट सेल के अंदर चला जाए और होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद ये जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है ये प्रोड्यूस करने लगे। तो हमने अभी तक जो मेथड देखा उसमें ये देखा कि डिज़ायर्ड जीन को हम वेक्टर के साथ लाइगेट कर देते थे, और ये जो वेक्टर है और ये जो वेहिकल डीएनए बोला जाता था इसको, इस डीएनए जैसे ही ये डिज़ायर्ड जीन इस वेहिकल डीएनए के साथ इंसर्ट हो जाता था इसको हम नाम देते थे रिकम्बिनेंट डीएनए,
और ये रिकम्बिनेंट डीएनए फाइनली होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस्ड होता था। ये होता है वेक्टर यूज़ करके जो फॉरेन जीन है उसका इंट्रोडक्शन करना होस्ट सेल के अंदर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम वेक्टर लेस मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं जीन इंट्रोडक्शन के लिए। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है जो एनिमल सेल्स में यूज़ हो सकता है, वो है हमारा माइक्रो इंजेक्शन। इसमें क्या होता है, माइक्रो इंजेक्शन में मान लेते हैं कि ये एक एनिमल सेल है और ये है एनिमल सेल का न्यूक्लियस। इसको क्या किया जाता है, वैक्यूम के साथ इसको होल्ड करके रखा जाता है। उसके बाद एक माइक्रो निडल के हेल्प से इसके न्यूक्लियस में स्ट्रेटली क्या किया जाएगा, जो भी डिज़ायर्ड जीन है, जो भी डिज़ायर्ड जीन है इसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस देखने में जितना आसान लग रहा है वो उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हर एक सेल को हमें एक वैक्यूम के साथ, वैक्यूम होल्डर के साथ हमें होल्ड करके रखना होता है, स्टेबल रखना होता है, और वहाँ पे हमें डिज़ायर्ड जीन को स्ट्रेट उनके एनिमल सेल्स के न्यूक्लियस में इंसर्ट करना होता है। और इंसर्ट करने के बाद ये जो सेल है, ये एनिमल सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। डेफिनेटली इसके पास अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ जाएगा। तो माइक्रो इंजेक्शन का जो प्रोसेस है वो हम एनिमल सेल के लिए यूज़ करते हैं। उसी तरह से एक और मेथड होता है जिसे बोला जाता है बायोलिस्टिक मेथड, और इसे जीन गन भी बोला जाता है। ये स्पेशल होता है प्लांट सेल्स के लिए। तो इसमें क्या किया जाता है देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले एक चैम्बर होता है, ओके। इसमें हीलियम गैस होता है या फिर कोई भी इनर्ट गैस को लेते हैं। यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट किया जाता है, ओके। और उसके सामने में एक प्लेट रखा जाता है, थिन प्लेट, जहाँ पे कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, जो डिज़ायर डीएनए मॉलिक्यूल्स होंगे उसको गोल्ड या फिर टंगस्टन के साथ इनको कोट किया जाता है। ये याद रखना ज़रूरी है, गोल्ड या फिर टंगस्टन। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपके जो मेटल्स होते हैं, ये दोनों के दोनों इनर्ट मेटल्स होते हैं, इसी वजह से इनको यूज़ किया जाता है, ओके। तो ये रहा डीएनए मॉलिक्यूल आपका जो कि कोटेड है गोल्ड और टंगस्टन से। तो अब क्या होगा, उसके सामने और एक प्लेट रखा जाता है जहाँ पे कि हमारे होस्ट सेल्स रखे जाते हैं। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये हीलियम गैस प्रेशर के साथ ये बाहर आएगा, ये एक फोर्स जनरेट करेगा, और ये फोर्स के वजह से ये जो पार्टिकल्स होंगे, ओके, ये जो पार्टिकल्स होंगे ये क्या करेंगे, ये इधर मूव करने लगेंगे, और फाइनली ये प्लांट सेल्स के साथ बॉम्बार्डमेंट होके फाइनली इस होस्ट सेल के अंदर जो डिज़ायर डीएनए मॉलिक्यूल है इसको इंसर्ट कर देंगे। ये एक मेथड होता है जो कि प्लांट सेल्स में यूज़ होता है। ये स्पेशली प्लांट सेल्स में होता है। बायोलिस्टिक मेथड या जीन गन मेथड जिसे बोलते हैं, ये एनिमल सेल्स में हम यूज़ नहीं करते हैं। वो इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, इतने फोर्स के साथ हम एनिमल सेल्स में इनको यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद एक और मेथड होता है जिसे बोलते हैं डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर। नाम से यहाँ पे पता चल रहा होगा कि जो वेक्टर होता है, ओके, जो भी वेक्टर होते हैं उसको हम डिसआर्म करके यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कुछ ऐसे भी वेक्टर्स होते हैं जो पैथोजेनिसिटी शो करते हैं। जैसे कि हम नेक्स्ट इस चैप्टर के नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंस में एक और चैप्टर है जो कि है आपका बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में, वहाँ पे पढ़ेंगे एक प्लाज्मिड के बारे में जिसे बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड में एक प्रॉपर्टी होता है जो क्या कर सकता है, जब भी ये कोई डाइकॉट प्लांट को इफेक्ट करता है उसमें एक डिजीज़ का फॉर्मेशन करता है जिसे बोलते हैं क्राउन गॉल डिजीज़, और उसके वजह से क्या होगा, उनके जो रूट्स होंगे डाइकॉट प्लांट्स के उनमें नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। और ये नोड्यूल्स जैसे कि कैंसर सेल्स होते हैं रैपिडली डिवाइड कर सकते हैं, ये नोड्यूल्स उसी तरह से रैपिडली डिवाइड करते हैं। तो ये प्लाज्मिड में ये प्रॉपर्टी है कि ये क्या कर सकता है कि ये जब डाइकॉट प्लांट को इफेक्ट करेगा तो वहाँ पे उसके अंदर एक जो जीन प्रेजेंट है उसको उस डाइकॉट प्लांट के सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा, प्लस डाइकॉट प्लांट का जो ये सेल्स हैं इनका नंबर भी ये इंक्रीज कराएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको इसका जो प्रॉपर्टी है, इसके पास जो जीन है इसको दूसरे सेल्स के अंदर डालने का प्रॉपर्टी, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से, जो भी जीन इसका पैथोजेनिक प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे कि इसका
सेल का नंबर ये इंक्रीज कर रहा था, ये एक तरह से पैथोजेनिक प्रॉपर्टी है। तो इसका प्लाज्मिड का ये जो पार्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम कट कर देंगे। ओके, उसको कट करने के बाद हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है उसको इंसर्ट कर देंगे। तो इंसर्ट करने के बाद अब इस वेक्टर में क्या प्रॉपर्टी बचा, ये अपना जो जीन है, ये जो फॉरेन जीन है, इसको दे तो सकता है सामने वाले को, लेकिन अब ये पैथोजेनिसिटी शो नहीं करेगा। तो ये जैसे ही ये प्रॉपर्टी पैथोजेनिसिटी प्रॉपर्टी चला गया इस वेक्टर से, तो ये अगर डाइकॉट प्लांट के अंदर भी चला गया तब भी ये क्या कर सकता है, डाइकॉट प्लांट को अब इफेक्ट नहीं कर सकता है। मतलब उसमें ये जो डिजीज़ था सेल का नंबर इंक्रीज होने का, ये अब नहीं करेगा। तो ये क्या काम करेगा, तो हमने जो डिज़ायर्ड जीन इसमें डाल रखा है उसको वो बस ट्रांसफ़र कर देगा प्लांट सेल के अंदर। ओके, तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं इसको, इस टेक्निक को बोलते हैं डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर। हमने क्या किया था, वेक्टर का जो एक्चुअल प्रॉपर्टी था पैथोजेनिक प्रॉपर्टी, उसको हमने डिसआर्म कर दिया है, मतलब उसको हमने हटा दिया है और उस वेक्टर को हम यूज़ कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए। तो ये कुछ मेथड्स थे जिसके थ्रू कि हम जो वेक्टर जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है उसको होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू, एक रिकैप देख लेते हैं कि किस तरह से क्या क्या चीज़ हमने आज सीखा। तो सबसे पहले हमने देखा था पहला पॉइंट कि जो कॉम्पिटेंस क्या होता है, राइट। कॉम्पिटेंस के बारे में हमने देखा, कॉम्पिटेंट सेल्स क्या होते हैं उनके बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि वेक्टर का यूज़ करके किस तरह से जीन का ट्रांसफ़र होता है, राइट। उसके बाद हमने देखा माइक्रो इंजेक्शन के बारे में। ओके, माइक्रो इंजेक्शन एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमने देखा बायोलिस्टिक के बारे में, बायोलिस्टिक और इसे जीन गन भी बोला जाता है। ओके, उसके बाद हमने देखा था डिसआर्म्ड पैथोजन, डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर, ये भी हमने देखा था। तो ये सारे जो स्टेप्स होते हैं वो रिकम्बिनेंट डीएनए को या हमारा जो डिज़ायर्ड जीन है उसको होस्ट सेल के अंदर ले जाने में हेल्प करते हैं। तो होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमारे होस्ट सेल के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए जा चुका है तो हम किस तरह से उनको सिलेक्ट करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि होस्ट सेल के अंदर जो है डिज़ायर्ड जीन इंसर्ट हो चुका है।